हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं क्लास 11 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गया, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये हमारे चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो लेक्चर है और आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियोज़ को। हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ। लेकिन मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आप याद रखेंगे, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और एनसीईआरटी पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जो टॉपिक है वो एक्चुअली में न्यूट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो इन्वेंशन हुआ, बहुत बाद में हुआ है, इसलिए वहाँ पर जिस चीज़ के बारे में स्टडी हो रही थी वो था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो आप देखिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है। जैसे आप थोड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम तो आप ज़रूर जानते होंगे, आपने कुछ नहीं सुना तो मैरी क्यूरी का नाम ज़रूर सुना होगा, जिनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी। वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ एलिमेंट्स पर, जिसके कारण उन्हें ब्लड कैंसर हो गया और इसमें उनकी डेथ हो गई। और उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए एक एलिमेंट है जिसका नाम रखा गया मरकरी। तो मरक्यूरी जो है, एक्चुअली में मरक्यूरी वो उन्हीं के नाम पे रखा गया, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एलिमेंट का नाम। तो चलिए देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा पहले डेफिनेशन लिखता हूँ सिंपल सा कि द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सम radiations from certain elements is called none other than radioactivity। मतलब रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप हो जाना, खुद पे खुद हो जाना, अपने आप। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से कुछ डेंजरस रेडिएशंस निकलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कुछ रेडिएशंस वहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये जिन एलिमेंट्स में अपने आप होता है, उन एलिमेंट्स को मैं क्या कहता हूँ, भी बता देता हूँ कि those substances are known as radioactive substance। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है। अब कौन से रेडिएशंस निकलते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है, अपने आप होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कि रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। आपने नाम सुना होगा अल्फा रेड, बीटा रेज, गामा रेज, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए आप कम से कम 2 एग्जाम्पल हमारे पास तो आप ज़रूर याद रखें कि रेडियम और यूरेनियम, ठीक है, रेडियम और यूरेनियम, ये दोनों रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट थे, लगभग 1886 की बात है, 1886 की बात है ये लगभग। एक साइंटिस्ट थे हमारे हेनरी बैक्वेरेल। भाई ये सब स्पेलिंग और ये जो ईयर वेयर लिखते हैं ना, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना यार, ये सब कोई काम का नहीं होता, बस जस्ट ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया जाता है। अब 86 था या 96 ऐसे ही कुछ था। तो हेनरी बैक्वेरेल जो साइंटिस्ट थे, वो ना, उन्होंने अपने घर के ड्रॉ में क्या किया था, उन्होंने एक ब्लैक पेपर के अंदर में यूरेनियम के एक सॉल्ट को रैप करके रखा था और साथ में एक फोटोग्राफिक प्लेट भी उन्होंने उसी ड्रॉअर के अंदर रख दी थी। तो जब वो सुबह उठ करके देखें तो उन्होंने एक ऐसा वहाँ पर चेंजेस देखा जो कि विदाउट सनलाइट हो नहीं सकता था, कि आखिर ये जो अपना फोटोग्राफिक प्लेट है वो एक जगह पर वो देख रहे थे कि डार्क हो चुका है। तो ये कैसे हो रहा था, इसका मतलब है कि बिना सनलाइट के आखिर हुआ कैसे। इसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, बिना सनलाइट के रिएक्शन कैसे हुआ। आखिर इसका मतलब है कि जो पार्टिकल उन्होंने वहाँ पर रखा था यूरेनियम, उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रेडिएशंस निकल रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट चालू किया तो फिर उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में यूरेनियम को उन्होंने रखा, एक लीड ब्लॉक के अंदर रखा और फिर उन्होंने देखा कि इससे किस टाइप के रेडिएशंस निकल रहे हैं। चलिए अब उनके बारे में बातें करते हैं। तो एक बार आपसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
कहाँ गया कपड़ा? 86 या 96 में हुआ था। खैर इससे क्या ही लेना देना है, चलो हटाते हैं। अब देखते हैं किस किस टाइप का रे निकला और किसके मास क्या हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखना अब हम लोगों को। अभी रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक लीड ब्लॉक के अंदर, लीड ब्लॉक शीशे का है, इसके अंदर उन्होंने यूरेनियम को रख दिया, क्योंकि उन्होंने वो देखा था यूरेनियम पे एक्सपेरिमेंट घर में अपने आप होता हुआ। अब उन्होंने यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन भी आप बोल सकते हैं, या फोटोग्राफिक प्लेट, याद है ना जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, फोटोग्राफिक प्लेट। वो क्या देखते हैं, अच्छा उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देते हैं चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया उन्होंने। अब वो क्या देखते हैं कि इससे ना जो रेज निकल रहे हैं वो 3 टाइप्स के हैं। कुछ रेज इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और यहाँ जाके हिट कर रहे हैं, कुछ रेज इस तरफ जा कर के हिट कर रहे हैं, जेडन स्क्रीन को यहाँ पे ग्लो हो रहा है, और कुछ रेज जो है बिल्कुल सीधे चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इस यूरेनियम से निकलने वाले पार्टिकल्स निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और इनका नाम उन्होंने अल्फ़ा रेज रखा। क्या रखा? अल्फ़ा रेज। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल से बने हुए रेज को कह रहे हैं अल्फ़ा रेज। जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, उसका नाम उन्होंने रख दिया बीटा रेज। तो अल्फ़ा रेज और बीटा रेज आपको समझ में आ गया कि अल्फ़ा रेज जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, बीटा रेज जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है, देन जो रे बिल्कुल सीधा जा रहा था उसको उन्होंने नाम रख दिया गामा रेज, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इसलिए तो सीधा जा रहा है, कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब इन तीनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्फ़ा रेज की बात करूँगा। सबसे पहला कि उस पर जो चार्ज है वो है +2, चार्ज उसका चेक किया गया, चार्ज कितना मिला, +2 मिला अल्फ़ा पे चार्ज। सेकेंड पॉइंट याद रखना हमें कि उसका जो मास मिला वो हमें 4 AMU मिला। कितना मिला? 4 AMU, मतलब 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, 4 AMU मिला। एंड थर्ड जो पॉइंट हमें याद रखनी है वो है इसके स्पीड के बारे में, कि जो स्पीड है वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1,00,000 मीटर ट्रेवल करती है, तो हो जाएगा ये 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ पॉइंट है इसका पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन पावर। देखिए मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट पंचेस बता रहा हूँ जो आपको आगे काम देने वाला है, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में भी काम देगा। पेनेट्रेशन पावर वो था लेस, सबसे लीस्ट, मतलब इन तीनों में सबसे लीस्ट पेनेट्रेशन पावर था, सबसे कम। ठीक है, अब बाकी दोनों का इससे कंपैरिजन कर देंगे हम कि उसका कितना टाइम से, उसका कितना टाइम से, इससे वो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये अल्फा चार्ज पार्टिकल। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हीलियम के बारे में बात किया गया कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और एटॉमिक मास होता है 4। ये तो आप जानते होंगे पहले से भी, थोड़ा तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो हीलियम के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएँ, हीलियम के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएँ तो हीलियम के अंदर सिर्फ 2 प्रोटॉन होंगे, मतलब सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो और हीलियम का मास भी 4 AMU है। तो ये कहा गया कि हीलियम, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम +2 चार्ज गैसियस आयन है, +2 चार्ज गैसियस आयन। +2 चार्ज का मतलब है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, इसलिए वहाँ +2 चार्ज बताया जा रहा है, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका मास भी 4 है, इसलिए कहा गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इसको आप हीलियम +2 भी कह सकते हैं, गैसियस आयन, क्योंकि इसका मास बिल्कुल 4 AMU होता है और इस पर जो चार्ज है He+2 पर वो +2 चार्ज है, जो कि अल्फा पार्टिकल पर भी देखा गया। ठीक है, तो अगर हीलियम +2 भी कहीं रखा जाए तो आप समझिएगा, या हीलियम रखा जाए तो आप समझिएगा +2 चार्ज वाला है, इसका मतलब है कि वो एक अल्फा सोर्स है। हीलियम क्या है? अल्फा सोर्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए आप। बीटा और गामा देख लें जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट, हटा दें। चलिए
बीटा और गामा के बारे में आप थोड़ी थोड़ी बातें, ऐसे ही पॉइंट्स लिखना है बीटा और गामा के बारे में। हाँ, बीटा बीटा रेज के बारे में बात करें, सबसे पहले तो ये नेगेटिवली चार्ज था, ये तो आपको मालूम था। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह सब कुछ है, इसका चार्ज जो है वो -1 है इलेक्ट्रॉन की तरह। नंबर 2, इसका जो मास देखा गया वो भी उसी तरीके का देखा गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 9.1 × 10⁻³ kg, जो कि 0.0005 AMU के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल ये है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। और इसका जो स्पीड था, इसकी स्पीड थी वो नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, वो उसी के ऑलमोस्ट बराबर थी, ठीक है। और 4th पॉइंट इसका पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन पावर, ये जो पेनेट्रेशन पावर था इसका वो 100 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल। तो जो बीटा पार्टिकल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी इसी तरीके के हैं कि आप देखें कि चार्ज क्या है, एकदम इलेक्ट्रॉन के जैसा चार्ज है इसके ऊपर -1 का, मास भी आप इलेक्ट्रॉन की तरह देख पा रहे हैं, स्पीड जो है इसकी ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, और पेनिट्रेशन पावर इसका 100 टाइम्स मोर है किसके कंपैरिजन में, अल्फा पार्टिकल्स के, अल्फा रेज के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा ये पेनिट्रेशन का पावर रखता है, किसी को भी छेदने का पावर रखता है। गामा के अंदर भी यही सारे पॉइंट्स होंगे। गामा पे तो आप देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है और हल्का तो बहुत है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इन सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए गामा रेज पे आ जाते हैं। चार्ज, मास, स्पीड और पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। देखिए गामा रेज नो चार्ज, तो यहां मैं फिर से लिख रहा हूं नो चार्ज, मास नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल, इतना हल्का है कि स्पीड जो है वो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और पेनिट्रेशन पावर कितना है, 1000 टाइम्स मोर देन, 1000 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल्स। मतलब कि जो गामा रेज है उनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा पार्टिकल्स से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर कुछ बातें। आप सबको बताया कि हेनरी बेक्वेलर साइंटिस्ट का नाम था जो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन लेटर मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी ने भी इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, जिसमें उनको ब्लड कैंसर हो गया, इससे उनकी डेथ हो गई। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मर्क्यूरी एलिमेंट का नाम रखा गया। चलिए अब हमारा आज का टॉपिक जो था लिखा हो उस पर चलेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे ख़त्म होने के बाद अब अपना एनसीईआरटी बुक से आप एक लिस्ट जो बना उसको ज़रूर याद करें। मैंने आपको कई बार बताया रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास, ये सब बातें अब, जैसे कि रिलेटिव चार्ज, अब एक्चुअल चार्ज जो है वो तो कुछ और है, लेकिन रिलेटिव चार्ज कुछ और है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब क्या टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेम्स चैडविक। क्या हुआ कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो डिस्कवरी चल रही थी, अब इसमें क्या है कि कई लोग ऐसा मेटल ढूंढ रहे थे जिस मेटल का अगर कोई जैसा शर्ट बना ले और पहन ले तो आपको सामने से अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल आ रहा हो तो इससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन जेम्स चैडविक भी करवा रहे थे। उन्होंने क्या किया, जैसा कि हीलियम के बारे में सबको मालूम है अब कि वो अल्फ़ा सोर्स है, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो क्या किया उन्होंने कि हीलियम को लिया और हीलियम को एक लीड ब्लॉक के अंदर रखा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा सोर्स और यहाँ मैं क्या लिख दे रहा हूँ, हीलियम। अभी मैं आपको रिएक्शन के थ्रू भी समझाता चलूँगा क्या हो रहा है। अल्फ़ा सोर्स को उन्होंने लिया और यहाँ एक स्लीट रख के, यहाँ एक स्लीट रख के, लीड का स्लीट है ये, हीलियम के जो अल्फ़ा रेज निकल रहे थे उनको जो है एक स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए स्लीट लगाने से यही फ़ायदा होता है कि जो बीम्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और उसको बेरिलियम के मेटल से,
बेरिलियम, बेरिलियम मेटल पे इससे बॉम्बार्डिंग करवाया, बेरिलियम मेटल से, किससे? अल्फा पार्टिकल से। तो मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ कि हीलियम का रिएक्शन उन्होंने किससे करवाया? बेरिलियम से करवाया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 4, एटॉमिक मास कितना है? 9। देखिए रिएक्शन से आपको समझाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, पक्का देखिएगा। तो हीलियम का बॉम्बार्डमेंट किस पे कराया? बेरिलियम पे कराया। अब आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, मतलब आप जानते हैं कि जब जब रिएक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना देना होता है तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ता है। कभी प्रोटॉन का लेना देना होता है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे एक न्यूक्लियर धमाका हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। और इस न्यूक्लियर रिएक्शन से दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम टकराए और उन्होंने एक नए एलिमेंट के एटम का फॉर्मेशन किया जो कि था कार्बन, जो कि क्या था? कार्बन था। तो जब इस बेरिलियम के मेटल पे बॉम्बार्डमेंट हुआ तो यहाँ से ना कुछ रेज निकल रहे थे, यहाँ से ना कुछ रेज निकल रहे थे और साथ साथ कार्बन ब्लैक यहाँ बनता हुआ देखा गया। तो कार्बन बनता हुआ देखा गया, मैं इस तरफ कार्बन लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। अब आप देखिए जो रेज यहाँ से निकल रहे थे बेरिलियम के मेटल पे बॉम्बार्डमेंट होने के बाद, न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद, जोरदार धमाका होने के बाद, अब उन रेज के सामने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाया गया, सबने सोचा कि होगा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कोई। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाया गया तो यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन, क्या हुआ? नो डिफ्लेक्शन, किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया। ठीक है, किसी भी तरह कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया। अब जब डिफ्लेक्शन नहीं होने लगा तो अब यहाँ पे ये शक होने लगा, भाई ऐसा क्या है कि ये जो पार्टिकल है ना तो ये प्रोटॉन है ना तो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों में से कुछ भी होता तो चार्ज होता, और अगर चार्ज होता तो डेफिनेटली यहाँ डिफ्लेक्शन शो करता, बट कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर चेक करने के लिए यहाँ पर एक पैराफिन या वैक्स बोल सकते हैं आप, मोम लगाया गया। अब ये जो रेज आ रहे थे, इन्होंने ये आगे गए और इन्होंने इस पैराफिन को, इस वैक्स को हिट किया, और वैक्स को हिट करने के बाद उन्होंने यहाँ से भी एक पार्टिकल बाहर निकाला, और जब इसके बारे में चेक किया गया तो जो पार्टिकल्स यहाँ से बाहर आ रहे थे, वो पार्टिकल्स एक्चुअली में प्रोटॉन्स थे। कौन थे? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया नेगेटिव पोल की तरफ, नेगेटिव पोल की तरफ। तो जब नेगेटिव पोल की तरफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हुए देखे गए तो इससे तो ये पता चल गया कि जो पार्टिकल अब निकल रहा है इस पैराफिन वैक्स से टकराने के बाद, वो प्रोटॉन है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ से कोई आ रहा था, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, उसने जाकर के हिट किया और उसके प्रोटॉन को धक्का मारा, ऐसा धक्का मारा कि प्रोटॉन बाहर निकल गए। तो भाई ये आपने अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस फोर्स के बारे में कभी सुना होगा कि मान लीजिए कि कोई आदमी है जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, वो जब मुझे धक्का मारेगा तभी मुझे कुछ होगा, मैं हिलूंगा आगे। लेकिन कोई मेरे ही जितना पावर वाला होगा, अगर वही मुझे धक्का मारेगा तो फिर मुझे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ एक बात कंसिडर किया गया कि जो पार्टिकल अभी यहाँ से निकल रहा है, वो पार्टिकल ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। सबसे पहली बात कि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है क्योंकि उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, और साथ साथ उसका मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा है। तभी उसने यहाँ पैराफिन या वैक्स, मैं लिख दे रहा हूँ, पैराफिन और वैक्स मतलब मोम यूज़ किया गया। तो उसको अगर किसी ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया, मतलब उसका मास कहीं ना कहीं स्लाइटली मोर तो है, थोड़ा सा ज़्यादा तो है। तो मैं आपको एक्चुअल अब बता दे रहा हूँ। ऐसे तो मैं पहले रिएक्शन में समझ लीजिए कि देखिए 4 + 2 6, न्यूक्लियस में यहाँ 6 प्रोटॉन थे तो यहाँ 6 प्रोटॉन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ मास देखिए 4 + 9 13 हो रहा है, जबकि यहाँ 12 है। तो इसका मतलब है कुछ तो और निकला, और यही वो रेज है जो निकले हैं कार्बन ब्लैक के अलावा। तो इन कार्बन ब्लैक के अलावा निकले हुए रेज को या पार्टिकल्स को कहा गया कि ये तो न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, और जब कोई चार्ज नहीं है तो इन्हें बुला दिया गया कि ये न्यूट्रॉन है। क्या है ये? न्यूट्रॉन, जिसका कोई एटॉमिक नंबर तो नहीं, इसलिए मैं वहाँ 0 लिख दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इसका मास कितना है? 1। इसका मास कितना है? 1 है। तो ये आपका रिलेटिव मास है। मैं एक्चुअल मास आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि उसने प्रोटॉन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, इसका मतलब प्रोटॉन से तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज तो डेफिनेटली होगा। तो प्रोटॉन का जो एक्चुअल चार्ज होता है 1.6726 × 10⁻⁻27 kg होता है। ये किसका चार्ज होता है? सॉरी, मास होता है प्रोटॉन का।
और न्यूट्रॉन का जो एक्चुअल मास बाद में कंसिडर किया गया वो 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27 kg है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर, ये 6726 है, यहाँ 6749 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, स्लाइटली मोर इन कंपैरेटिव टू प्रोटॉन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में जेम्स चैडविक ने क्या किया। फिर जेम्स चैडविक ने बताया कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियस में कुछ तो और है। अब इसके पीछे भी एक पॉइंट है, क्या था वो समझिए कि एक तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, मतलब करने कुछ और जा रहे हो कुछ और रहा है, यहाँ तो बचने के लिए काम कर रहे थे। दूसरी तरफ एक और बात हो गई थी, क्या वो भी आप सुन लो यहाँ पे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्यों बताया गया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। ये भी मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आप ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? क्लियर हो जाता है तो आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि हाँ मुझे समझ में आ गया, या कहीं डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर अल्फा सोर्स रखा गया, अल्फा सोर्स से बेरिलियम के मेटल पे बम्बार्डमेंट कराया गया हीलियम का बेरिलियम के मेटल पर, जिससे कि कार्बन ब्लैक निकला और साथ में कुछ पार्टिकल्स निकले, जिन पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं था क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन जब सामने में पैराफिनिया वैक्स रखा गया तो उन्होंने प्रोटॉन को धक्का मारा और बाहर निकाला। किसको? प्रोटॉन को धक्का मारा बाहर निकाला। तो प्रोटॉन को धक्का मारा मतलब प्रोटॉन से थोड़ा चार्ज तो मास तो ज़्यादा है, आप देख लो मास तो ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल पार्टिकल है। अब ये हुआ कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अच्छा न्यूट्रॉन का मास है कुछ ना कुछ, ये तो आपको समझ में आ गया, कोई चार्ज नहीं लेकिन मास तो है। अब ये सवाल बाद में कैसे क्लियर हो गया कि ये न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हो रहा था, अच्छा यहाँ पे आप देख लो भाई, अब एकदम क्लियर हो चुका है बिल्कुल कि न्यूट्रॉन का 1 मास है, 12 + 1 यहाँ देखिए 13 हो जा रहा है, यहाँ भी 13 यहाँ भी, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा था उस समय कि हाइड्रोजन, सबको पता था कि भाई हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और इसका मास भी कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन का मास भी 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1। तो लोग ये सोचते थे कि पूरा का पूरा मास कौन पजेस करता है, प्रोटॉन करता है, प्रोटॉन की वजह से ही सिर्फ मास आता है। लेकिन लेटर जब हीलियम को देखा गया तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन थे, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स थे। तो 2 प्रोटॉन्स थे तो मास अगर सिर्फ प्रोटॉन ही पजेस करता है, मास के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर सिर्फ प्रोटॉन है, तो मान लीजिए कि अगर आप एक तराजू ले लो सपोज, मतलब जिस पर आप वेट मेज़र करते हो, और एक तरफ आप चढ़ा दो हीलियम और दूसरे तरफ आप चढ़ा दो 2 हाइड्रोजन, तो इन दोनों के मास को बराबर हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि अगर हाइड्रोजन के एक एटम में 1 प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन के 2 एटम में 2 प्रोटॉन होना चाहिए था। और अगर मास सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आता है तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 हाइड्रोजन में भी 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन इधर भी 2 प्रोटॉन इधर भी, तो मास तो दोनों का बराबर होना चाहिए था, मगर मास दोनों का बराबर नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था फिर, तो 2 हाइड्रोजन से मैनेज नहीं हो पा रहा था, और हाइड्रोजन चढ़ाया, तीसरा हाइड्रोजन चढ़ाया तब भी मैनेज नहीं हुआ, चौथा हाइड्रोजन चढ़ाया अब मैनेज हो गया, अब मैनेज हो गया। इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन का जितना मास होगा जो कि 4 AMU है, उतना ही एटॉमिक मास हीलियम का होगा जो कि 4 AMU होगा। लेकिन हीलियम के अंदर तो सिर्फ 2 ही प्रोटॉन है, फिर ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आ रहा है? तब ये कंसिडर किया गया कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के जैसे न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। मैं आपको आगे न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा डिटेल। प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और मास के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, मास के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी है। क्योंकि अगर सिर्फ प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होता तो 2 हाइड्रोजन चढ़ा देने पर ही हीलियम और हाइड्रोजन का मास क्या होना चाहिए था, इक्वल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको क्लियर है? आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तभी ये डिसाइड हो गया कि भाई जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ बिल्कुल न्यूक्लियस में रहता है, जो मास पजेस करने का काम करता है, दोनों मिल करके। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। आज के टॉपिक को तो हम यहीं तक रखने का सोचे हैं, क्योंकि अभी हमको बताना है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, लेकिन उसके पहले एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। अब चलेंगे एटॉमिक मॉडल की तरफ, और इससे रिलेटेड कुछ अगले क्लास में भी देखेंगे। मैंने अगला क्लास थोड़ा सा थॉम्सन एटॉमिक मॉडल वगैरह होगा, एंड साथ में थोड़ा आपको न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जनरेट करते हैं, उसके बारे में। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये आप कैसे चेक कर पाओगे। तो आज का टॉपिक हमारा था
रेडियो एक्टिविटी और साथ साथ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी न्यूट्रॉन मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर ये डिस्कवरी की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए हमेशा बच्चों, क्योंकि पढ़ेंगे लगातार तभी कुछ होगा। देखिए क्या है ना, आप कम भी अगर पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बहुत पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन आप थोड़ी देर ही जरूर पढ़ें और रेगुलर स्टडी करें। हर एक सब्जेक्ट की आप रेगुलर स्टडी करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ऐसा मैं जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए हमेशा की तरह मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।